बंटवारा हो रहा था। पिता बोले, सबसे पहले छोटे बेटे का हक बनता है। पहले वह अपना हिस्सा लेगा, उसके बाद मंझला बेटा, और अंत में जो बचेगा वह बड़े बेटे के हिस्से में आएगा। क्या तुम तीनों को मेरी बात मंजूर है? बड़ा बेटा बोला, ये गलत है, मैं बची हुई जमीन नहीं लूंगा। मंझला बेटा बोला, मैं बड़े भैया की बात से सहमत हूँ, इस तरह के बंटवारे को मैं भी पसंद नहीं करता। पिता बोले, गांव के बड़े बूढ़ों से पूछ लो, बंटवारा इसी तरह होते आया है। वैसे भी ये कोई स्थायी बंटवारा नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ जमीन मेरे नाम ही रहेगी। मेरे मरने के बाद ही इंतकाल तुम लोगों के नाम चढ़ेगा। छोटा बेटा बोला, सबसे पहले जमीन लेने का मेरा हक है, इसलिए मैं खेत का दक्षिण हिस्सा लेता हूँ। दक्षिण से मेरी 6 बीघा जमीन छोड़कर बाकी बची जमीन मेरे बड़े भाई आपस में बांट लें और घर में मैं आगे का हिस्सा लूंगा। बड़ा भाई बोला, मैं इस तरह के बंटवारे को नहीं मानता। छोटे ने सड़क के पास वाली सारी जमीन ले ली, जिसकी कीमत बची हुई जमीन से 10 गुनी ज्यादा है। ये बंटवारा नहीं, अन्याय है। मंझला बेटा बोला, ये भेदभाव पूर्ण बंटवारा है। मेरे हिस्से में जो 6 बीघा जमीन आ रही है उसकी कीमत 6 लाख रुपए है, और छोटे के हिस्से में जो 6 बीघा जमीन आ रही है इसकी कीमत 60 लाख रुपए है। खेत के 3 टुकड़े उत्तर से दक्षिण किए जाएं, ताकि सड़क के टच करती हुई जमीन हम तीनों के हिस्से में थोड़ी थोड़ी आ जाए। पिता बोले, ये मत भूलो, छोटा मुझे रोटी भी देगा, और आज तक हमारे पुरखों में बंटवारा इसी तरह होता आया है, इसलिए बंटवारा ऐसे ही होगा। पहल छोटे की है, वह जमीन पहले लेगा, उसके बाद ही तुम दोनों लोगे। बड़ा बेटा बोला, बापू, हमारे पुरखे सही थे, मगर पुराने जमाने में सड़क नहीं हुआ करती थी। खेत के किसी भी हिस्से में जमीन लो, कीमत एक ही होती थी, इसलिए खेत के टुकड़े उत्तर से दक्षिण करो, ताकि भाइयों में कोई विरोध उत्पन्न ना हो। बड़ा बेटा आगे बोला, छोटा सरकारी नौकरी लगा हुआ है, इसलिए अच्छी जमीन की आवश्यकता हम दोनों को है, इसको नहीं। फिर भी हम यही कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण खेत के 3 टुकड़े कर दो, फिर पहल छोटे की होगी। ये जो भी टुकड़ा लेना चाहे पहले ले ले। मंझला बोला, बापू, हमने आपको रोटी देने से कब मना किया, मगर आपका मन ही छोटे पर है तो हम क्या करें। इसलिए पक्षपात वाला रवैया मत अपनाओ, इससे हम भाइयों में हमेशा के लिए फुट पड़ जाएगी। पिता बोले, अगर तुम लोगों को जमीन लेनी है तो बंटवारा ऐसे ही होगा। मंझला बेटा बोला, हमें बंटवारा नहीं करना बापू, अब बंटवारा आपके मरने के बाद ही होगा। फिर तीनों बेटे और पिता के बीच की मीटिंग बर्खास्त हो गई। मोरल, बच्चों के बीच अगर जीते जी बंटवारा कर रहे हैं तो समझदारी से करें। क्या बात है।
जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत। क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो कई गुना होकर जब आपके पास लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना। क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जैसा कर्म है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। क्या बात है। संतान को सफल बनाना है तो चाणक्य की ये 3 बातें याद रखो। नंबर 1, संतान को बचपन से ही अनुशासन और समय का मूल्य सिखाओ। जो समय की कद्र करना सीख गया वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। नंबर 2, उसे कठिनाइयों से भागना नहीं, उनका सामना करना सिखाओ, क्योंकि आराम से नहीं संघर्ष से इंसान मजबूत बनता है। नंबर 3, संतान को धर्म और नीति की समझ दो। चाणक्य कहते हैं जिसके पास नीति नहीं उसका ज्ञान भी। सौतेले पिता ने अपनी अनाथ बेटी की शादी के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन विदाई के समय दूल्हे ने ऐसा फैसला लिया कि पूरा मंडप रो पड़ा। ये घटना राजस्थान के छोटे से गांव की है। वर्षों पहले गांव के बाहर कचरे के ढेर में एक मासूम बच्ची रोती हुई मिली थी। उसे उसके अपने माँ बाप सिर्फ इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। तभी वहाँ से गुजर रहे हर प्रसाद की नजर उस बच्ची पर पड़ी। उन्होंने बिना एक पल गवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया। हर प्रसाद की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्ची का नाम गायत्री रखा और उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। दिन में मजदूरी करते, रात में उसकी परवरिश की चिंता करते, खुद कई बार भूखे सो जाते, लेकिन गायत्री की जरूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया और गायत्री बड़ी हो गई। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई। लड़के का नाम कमल था, जो एक संपन्न परिवार से था। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, गांव वालों के ताने भी बढ़ने लगे। लोग कहते, अनाथ लड़की की शादी बड़े घर में कर रहे हो, इस बूढ़े के पास देने के लिए है ही क्या। ये बातें हर प्रसाद के दिल को तोड़ देती थी। बेटी की शादी में कोई कमी न रहे, इसलिए उन्होंने अपना घर और जमीन बेच दी। आखिर शादी का दिन आ गया, फेरे पूरे हुए और विदाई का समय आ गया। गायत्री अपने पिता से लिपट कर रोने लगी। पापा, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। तभी पीछे से साहूकार की आवाज आई, ये रोना धोना बंद करो और जल्दी ये घर खाली करो। ये घर अब मेरा है। पूरा मंडप सन्न रह गया। तभी दूल्हा कमल आगे बढ़ा और साहूकार से पूछा, आपने ये घर कितने में खरीदा था। साहूकार बोला, 6 लाख में। कमल ने तुरंत पैसे उसके हाथ में रख दिए और कहा, आज से ये घर फिर से पापा का है। फिर उसने हर प्रसाद के पैर छूकर कहा, आज से आप अकेले नहीं हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उस दिन एक अनाथ बेटी को पूरा परिवार और एक पिता को उसका सम्मान मिल गया। फिर कमल ने गायत्री की मांग में सिंदूर भरा और पूरे सम्मान के साथ उसे अपने घर ले गया। अगर आपको एक पिता का त्याग और इस दूल्हे की सोच पर गर्व हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके बहू अपनी सास से बोली, माँ जी, ससुर जी नहीं रहे। पति के मरने का समाचार सुनकर कमली दादी ने कहा, मर गया तो मरने दे बूढ़े को, मुझे क्यों बता रही है। मेरे लिए तो वह वर्षों पहले मर गया था। इतने में कमली दादी का छोटा बेटा आ गया। बोला, आओ माँ, बड़े भैया के घर चलते हैं। कुछ देर बाद बापू को अंतिम यात्रा के लिए ले जाएंगे। कमली दादी बिफरते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी। बेटा समझाते हुए बोला, अब तो गुस्सा थूक दो ना माँ, जीते जी के झगड़े थे, मगर अब तो बापू दुनिया से जा चुके हैं। अब नफरत पालने से क्या फायदा। चलो, दुनिया को दिखाने के लिए रीति रिवाज तो निभाने ही होंगे। कमली दादी गुस्से में अपने हाथों को खटिया के पायों पर मारने लगी। हाथों की कलाई में पहनी सारी चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई। फिर वह चिल्लाते हुए बोल, ले जाओ ये चूड़ियां और इन्हें उस बूढ़े की लाश पर फेंक दो। निभा लो रीति रिवाज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या मर गया। बेटा चुपचाप मां की टूटी चूड़ियां लेकर चला गया। उसके बाद कमली दादी को मनाने के लिए बड़ा बेटा आया, बड़ी बहू आई, बेटियां और दामाद आए, मगर कमली दादी पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। बेटों ने लोगों से कहा कि मां की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आएगी। परिवार के सभी सदस्यों ने अर्थी पर रखे तनसुख लाल के शव के चारों ओर परिक्रमा की। अंतिम कर्मकांड में पत्नी की अनुपस्थिति में ही तनसुख लाल की अर्थी उठाई गई और दाह संस्कार कर दिया गया।
इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतनी घिन, आखिर क्यों भोली भाली कमली इस स्थिति में पहुंच गई थी? इसके पीछे तनसुख के अत्याचार थे। जहां पति को परमेश्वर मानने वाले युग में कमली ने जीते जी पति का बहिष्कार कर दिया था। जब वह ब्याह कर पहली बार घर आई थी, उसी दिन तनसुख ने सुबह जल्दी नहीं उठने पर कमली को थप्पड़ लगा दिया था। नारी को कदमों में रखने का आदि तनसुख अपनी भाभी के साथ सेठ था। भाभी जो कहती थी वह वही करता था। शुरू में भोली भाली कमली को कुछ नहीं पता था, मगर धीरे धीरे वह सब जान गई थी और उसके मन में घृणा के बीज पनपते गए। वह जब भी विरोध करती थी, तनसुख उसे पीटने लगता था। शादी के बाद 15 वर्षों तक कमली ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 2 लड़के और 2 लड़कियां पैदा की। फिर ज्यों ही बच्चे बड़े हुए, कमली को बच्चों का सहारा मिल गया था। बच्चों की शादी होते ही कमली ने एक घर में रहते हुए तनसुख को त्याग दिया था। वह छोटे बेटे के साथ रहती थी और तनसुख बड़े बेटे के साथ रहा करता था। अलग होने के बाद 28 साल हो गए थे। घृणा का बीज धीरे धीरे गांव की गली से एक भले इंसान की अर्थी निकली। पूरे परिवार वाले उसे शमशान ले जा रहे थे। अचानक एक अमीर सेठ ने बीच रास्ते में अर्थी रोक दी और बोला, इस आदमी पर 10 लाख रुपए का कर्ज है, पहले मेरा कर्ज चुकाओ तभी इसे शमशान ले जाने दूंगा। ये सुनते ही उस इंसान के चारों बेटे आगे बढ़े और घमंड से बोले, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिता का कर्ज पिता जाने, अगर तुम चाहो तो खुद ही ये अर्थी उठाकर ले जाओ। उनकी ये बात सुनकर पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। लोग गुस्से और शर्म से थूकने लगे उन बेटों पर। तभी ये खबर उस आदमी की बेटी तक पहुंची। वो दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने बिना सोचे समझे अपने सारे गहने और जो भी उसके पास पैसे थे सब सेठ के आगे रखकर बोली, अगर इससे भी आपका कर्ज पूरा नहीं हुआ तो मैं पूरी जिंदगी भर मेहनत करके आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी, बस मेरे बाबा की अर्थी को जाने दीजिए। बेटी की ये बात सुनकर सेठ की आंखें भर आई और हाथ जोड़कर बोला, बेटी मुझे माफ करना। सच्चाई यह है कि तुम्हारे पिता से पैसे लेने नहीं थे, बल्कि 10 लाख रुपए देने थे। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उनकी जीवन भर की कमाई पर असल में हक किसका है। और इससे मुझे पता लग गया कि इन सारे पैसों की असल वारिस तू है। ये 4 बेटे तो सिर्फ नाम के और दिखावे के वारिस हैं। ये सुनते ही चारों बेटों के सर शर्म से झुक गए। दोस्तों, ये सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आज की डेट में ये हकीकत भी है। क्या बात है।